नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 398 पदों पर यानी कि 398 पोस्टों पे जूनियर असिस्टेंट जिसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं और आपका स्टेनो और आपका पर्सनल असिस्टेंट जिसको वैयक्तिक सहायक बोलते हैं, ठीक है? पीए भी बोला जाता है, ठीक है? तो ये 3 आपके पद हैं जिनकी टोटल 398 पोस्टों पे ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, ठीक है? इसमें कनिष्ठ सहायक के आपके 259 हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक के 139 पद हैं, ठीक है? देखिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो ये पोस्ट है सिविल न्यायालय यानी कि जो आपके दीवानी न्यायालय होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं और जो कुटुंब न्यायालय होते हैं, यानी कि फैमिली कोर्ट होते हैं, उनकी ये उनमें आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि अ, किस पोस्ट में आपको क्या फ़ायदा होगा, किस में आपको कितना काम करना पड़ेगा। देखिए, सिविल न्यायालय के जो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में सिविल न्यायालय है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनकी पोस्टें भी ज़्यादा रखी गई हैं। कुटुंब न्यायालय कम है, फैमिली कोर्ट्स जो होते हैं, वो कम है, इसलिए इनकी पोस्टें कम है। बट कुटुंब न्यायालय में आपका काम थोड़ा-सा कम होगा, सिविल न्यायालयों में काम ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा केसेज़ होते हैं, ठीक है? इसमें ज़्यादा केसेज़ कवर्ड होते हैं। कुटुंब न्यायालय में जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका तलाक से रिलेटेड अगर आपका या फिर पारिवारिक जो आपके झगड़े होते हैं उनको सॉल्व सॉल्व किया जाता है और त्वरित कार्यवाही की जाती है इसमें। सिविल न्यायालय में जो आपके भूमि और ज़मीन से जुड़े जो विवाद होते हैं और जो आपके पैसे के लेन-देन से जुड़े जो विवाद होते हैं उनका यहाँ पे वो किया जाता है, ठीक है? उनका सॉल्यूशन किया जाता है, उनका निपटारा किया जाता है, ठीक है? तो ये तो हो गया सिविल न्यायालय और कुटुंब न्यायालय के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है इस फॉर्म को भरने से पहले वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले विज्ञापन की तिथि आप जैसे 15 जून को इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया गया, ये डिटेल नोटिफ़िकेशन है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 22 जून 2026 है, ठीक है? तो यानी कि 22 जून 2026 को आपको यूके ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है, उस पे आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उस लिंक से आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे, ऑफलाइन कोई फॉर्म भरा नहीं जाएगा, ठीक है? अंतिम तिथि की बात करें तो 6 जुलाई लास्ट डेट है, 6 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप पहले कर दें क्योंकि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में थोड़ा-सा कभी साइट हैंग हो जाती है या फिर कभी आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, किसी आप ऐसी सिचुएशन में फँस सकते हैं कि आप फॉर्म ना भर पाएँ, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा जल्दी आप भर भर दें, ठीक है? अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती हो गई है तो 8 जुलाई 2000 से 10 जुलाई 2026 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बट कुछ ही फील्ड होते हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा। लिखित परीक्षा ये अनंतिम है यानी कि इसमें चेंज पॉसिबल है। 23 अगस्त 2026 यहाँ पे दिया है, तो यही डेट मान के चलिए कि आपका 23 अगस्त 2026 को आपका इसका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें आपका स्टेनो और टाइपिंग का टेस्ट भी होना है, ठीक है? तो कनिष्ठ सहायक में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि कितना टाइपिंग का आपने कितना माँगा गया है, क्या माँगा गया है, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएँगी। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है? तो वेबसाइट ये दे ही रखी, यहीं पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 22 तारीख से 6 जुलाई तक। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, अभ्यर्थी को अपना नाम व जन्मतिथि सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र के साथ-साथ आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है? तो यानी कि हाई स्कूल का आपका प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा, साथ में आधार कार्ड के आगे-पीछे दोनों की जो छायाप्रति है वो अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले ये नहीं किया जाता था, अब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए जाते हैं, ठीक है? साथ में अ, जो बच्चे ऊर्ध्वाधर और 36 आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप एससी से बिलॉन्ग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं और ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ये मैंडेटरी है, अनिवार्य होगा, ठीक है? पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। एक हम लोग एक बार देख लेते हैं। कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय के 230 पद हैं। ये जो वैकेंसी है आपकी 2000 ग्रेड पे की है, ठीक है? तो लगभग इसमें आपको 35,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी।
कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय, ये भी आपका सेम ग्रेड पे 2000 की वैकेंसी है, तो इसमें भी सेम ही सैलरी रहेगी। इसमें 29 पद हैं। आशु लिपिक ग्रेड 1 और व्यक्तिक सहायक सिविल न्यायालय, ठीक है। तो जो सिविल न्यायालय में आशु लिपिक यानी कि स्टेनो और जो व्यक्तिक सहायक में जो सिविल न्यायालय में होंगे, उनका जो ग्रेड पे है, ये आपका 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ठीक है। 128 पद है। इसमें लगभग आपको 45,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। नेक्स्ट आपका आशु लिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक कुटुंब न्यायालय, ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे मतलब हाईएस्ट ग्रेड की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की, यानी कि जो दरोगा का जो लेवल होता है, सब इंस्पेक्टर का जो लेवल होता है, उसी लेवल की आपकी जॉब है, ठीक है। इसके आपके टोटल 11 पद हैं और इसमें लगभग आपको 65 से 70,000 रुपए सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। स्टार्टिंग की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल 398 पोस्ट हैं। सबसे अच्छी पोस्ट आप इसी को कहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें मिल रही है। उसके बाद आपकी ये वाली हो गई। उसके बाद आप कनिष्ठ सहायक और कुटुंब न्यायालय, ये तो सेम ही ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का जो डिटेल, आपका विभाग का नाम, वेतन और पदों की संख्या है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए एक चीज ये देखिए, आपकी जो परीक्षा है वो आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। तो जनरली तो ऑफलाइन ही होगी। डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे इसमें अपेयर होंगे, और अच्छे खासे बच्चे इसमें अपेयर होते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा, ठीक है। तो जो ये पोस्ट आई है आपकी जनपदवार आई है, यानी कि जनपदवार तो हैं कि कितने पद हैं, बट ऐसा नहीं कि आप जिस जनपद से बिलोंग करते हैं आपने उसी जनपद से अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनपदवार की पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। और आप किसी भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप देहरादून को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके बाद हरिद्वार को देना चाहते हैं, उधम सिंह नगर को देना चाहते हैं, तो इस क्रम में आपने वरीयता देनी है, ठीक है। तो जब आपका नियुक्ति होगी, यानी कि जो फाइनल नियुक्ति होगी, वो अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्ति के अधीन ही होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन होगा और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। पदों का विवरण मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक बार आप यहाँ डिटेल में इन सबको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, अल्मोड़ा में टोटल कितनी पोस्टें हैं, 12 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बागेश्वर में 8 पोस्टें हैं। चमोली में टोटल 12 पोस्टें हैं, ये आपकी कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय में, ठीक है। चंपावत में आपकी 9 पोस्टें हैं। देहरादून में 51 पोस्टें हैं, देहरादून से बहुत फॉर्म पड़ने वाले हैं। हरिद्वार में 44 हैं। कनिष्ठ नैनीताल में 28 हैं। तो आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख लीजिएगा और आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा कि कहाँ कितना कंपटीशन होने वाला है। पौड़ी गढ़वाल में 9, पिथौरागढ़ में 8, रुद्रप्रयाग में टोटल 5, कनिष्ठ सहायक टिहरी में आपके 7 हैं, उधम सिंह नगर में 32 हैं, उत्तरकाशी में 5 है। टोटल 230 है। सबसे ज्यादा पोस्टें आपकी देहरादून में है, ठीक है। इसका यहाँ पे आप दे रखा है। एज की बात करें तो एज 21 से 35 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, 21 से 35 वर्ष। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC वाले जो है, उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि 40 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो सेक्स अनिवार्य अर्हता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है और किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आपने BA कर रखा है, चाहे आपने BTech कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इसमें मांगा है। इसके साथ ही देखिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी और अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो टाइपिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है। 25 शब्द आप प्रति मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो इजीली आप कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी टाइपिंग सीख रखी है तो आप 1-2 महीने में आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्दों की गति रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हिंदी तो मैंडेटरी है। अगर आप इंग्लिश भी देना चाहते हो तो इंग्लिश भी दे सकते हैं। इंग्लिश अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उसके कंपैरिजन में जिसको केवल हिंदी आती है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, हिंदी तो मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान
होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुटुंब न्यायालय के टोटल 29 पोस्टें हैं। बागेश्वर में आप देख पा रहे होंगे 1 पोस्ट है, चमोली में 1 है, चंपावत में 1 है, देहरादून में 8 है, हरिद्वार में 5 हैं, नैनीताल में 4 है, पौड़ी में 2 है, पिथौरागढ़ में 1 है, रुद्रप्रयाग में 1 है, टिहरी में 1 है, ऊधम सिंह नगर में 3 है और कनिष्क उत्तरकाशी में की 1 है। टोटल 29 पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा देहरादून में ही 8 पोस्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। सेम इसमें भी वही ग्रेड है, लेवल 3 की जॉब है। 21 से 35 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी आपकी देखिए स्नातक की उपाधि मांगी गई है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, और हिंदी में इसमें भी 25 की ही स्पीड मांगी गई है और प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी इसको अंग्रेजी की स्पीड इसकी 30 होगी। ठीक है, और कंप्यूटर प्रचलन का पर्याप्त ज्ञान, तो सेम ही इसमें मांगा गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर का। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के टोटल 128 पद है सिविल न्यायालय में। इसमें आप देख पा रहे होंगे अल्मोड़ा में 3 है, बागेश्वर में 1 है, चमोली में 4 है, चंपावत में 3 है, देहरादून में 34 है, हरिद्वार में 30 है, नैनीताल में आपके 14 है, पौड़ी में 5 है, पिथौरागढ़ में 6 है, रुद्रप्रयाग में 3 है, टिहरी में 4 है, ऊधम सिंह नगर में 17 है और उत्तरकाशी में 4 है। ठीक है, टोटल 128 पद हैं आपके स्टेनोग्राफर, सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर और व्यक्तिक सहायक। ठीक है, इसमें भी देहरादून में ही सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। इसका जो ग्रेड है, जैसे मैंने आपको बताया 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, लेवल 5 आता है ये। 21 से 35 वर्ष इसमें भी सेम एज ही रखी गई है। और बाकी इसका शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, तो इसमें भी आपका स्नातक मांगा गया, किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक है, हिंदी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आंसू लेखन इसमें आपका स्टेनो का टेस्ट होगा। ठीक है, आंसू लेखन में हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यानी कि इसमें देखिए टाइपिंग भी मांगी गई है, हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 मांगी गई है और हिंदी आंसू लेखन हिंदी स्टेनो आपकी 80 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है। ठीक है, अंग्रेजी आंसू लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी को अधिमान यानी कि अर्हता दी जाएगी। ठीक है, तो हिंदी वाला तो मैंडेटरी है, इंग्लिश वाला आपका ऑप्शनल है। अगर आपको आती है तो आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। ठीक है, फोर्थ कंप्यूटर का इसमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कुटुंब न्यायालय में जो आपके स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट है, व्यक्ति सहायक, उसे टोटल 11 पद हैं। बागेश्वर में 1 है, चमोली में 1 है, चंपावत में 1 है, देहरादून में 2 हैं, हरिद्वार में 3 है, पिथौरागढ़ में 1 है, रुद्रप्रयाग में 1 है, उत्तरकाशी में 1 है। टोटल आपका 11 पद है। ठीक है, ये आपकी 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, यानी कि लेवल 7 जो आपका इक्विवेलेंट होता है सब इंस्पेक्टर के। 21 से 35 वर्ष इसमें भी मांगा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग क्या मांगा गया, तो इसमें भी आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान। इसमें स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी स्टेनो में, और हिंदी की जो टंकण है वो आपकी 25 प्रति मिनट की गति, और अंग्रेजी में 80 शब्द स्टेनो में, और टाइपिंग में 35 शब्द वाले को अधिमान अर्हता दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हिंदी मैंडेटरी है और इंग्लिश ऑप्शनल है। ठीक है, तो मेरिट तो ये मान के चलिए जो हाईएस्ट टॉप के 11 जो बच्चे होंगे वो इसी में जाने वाले हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कैटेगरी वाइज। बाकी लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है 140 नंबर का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन 140 का होगा और 60 नंबर का आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका टाइपिंग, जिसमें टाइपिंग है उसमें केवल टाइपिंग और दूसरे में स्टेनो। ठीक है, तो ये 60 अंक का आपका टंकण और आंसुलेखी 60 अंक की होगी। टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 200 में से बनेगी। ठीक है, तो जो 200 में से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा वो ही मेरिट में आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। सिलेबस अलग से ऑलरेडी आयोग ने प्रोवाइड करा दी, अच्छी चीज है। पूरा डिटेल सिलेबस इस बार दे रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा कि किस किस टॉपिक से और किस किस पोर्शन से कितने मार्क्स का आपका आने वाला है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, सामान्य और ओबीसी 45% लाना अनिवार्य है, और एससी वालों को 35% न्यूनतम हर का अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इतने नंबर नहीं आते तो आप तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें ये वो हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये होता ही है जनरली जो यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहा है उन सभी को पता होगा। ठीक है,
आयु की जो गणना होगी यानी कि 21 से 35 वर्षों मांगी गई 1 जनवरी 2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी 21 से बिल्कुल 1 दिन भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। मैक्सिमम एज की बात है 35 ईयर्स, ठीक है? वो आपकी 1 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए एग्ज़ैक्ट। उससे 1 दिन भी ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है? जो बच्चे ऑलरेडी सर्विसेज़ में हैं उनको एनओसी प्रमाण पत्र आपको अपने डिपार्टमेंट से देना पड़ेगा, कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपने डेट मेंशन करनी होती है और जब आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एनओसी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? और हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। आरक्षण का आपको पता ही होगा कि आरक्षण कितना-कितना है हमारा, ये स्पोर्ट्स वालों के लिए है। स्पोर्ट्स वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी, अलग से रिज़र्वेशन अब दे दिया गया है, ठीक है? फॉर्म की बात करें कि कितना पेमेंट करना होगा, तो जनरल और ओबीसी को ₹300 देना है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को ₹150 देना है और जो बच्चे ऑर्फन हैं यानी कि अनाथ हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना है, दिव्यांग बच्चों को ₹150 देना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बता दी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? तो ये हो गई इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो जो-जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, उसके अंडर आप आते हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। कॉम्पिटिशन देखिए एग्ज़ाम्स तक तो कॉम्पिटिशन रहेगा बट उसके बाद आपका कॉम्पिटिशन इसमें कम हो जाता है, ठीक है? सिलेक्शन के चांस अच्छे रहेंगे अगर आपको टाइपिंग स्टेनो आती है तो। सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एक 60 नंबर का तो हो ही गया आपका स्किल टेस्ट जिसमें आपका टाइपिंग और स्टेनो होने वाला है। और जो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा वो 140 नंबर का होगा, ठीक है? 140 नंबर देख लेते हैं कैसे-कैसे डिवाइडेड है, ठीक है? तो देखिए जो सामान्य ज्ञान उत्तराखंड एवं शेष यानी कि जो जीएस है जीएस आपका 70 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है? 70 मार्क्स का जीएस आएगा जिसमें आपका 56 मार्क्स का क्या आने वाला है उत्तराखंड का आने वाला है पोर्शन, ठीक है? उत्तराखंड का आएगा पूरा जीएस और 14 नंबर का आपका आएगा उत्तराखंड को छोड़ के अन्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। तो टोटल 70 नंबर हो गए तो जिसका उत्तराखंड का पोर्शन है बहुत अच्छा उसके लिए होने वाला है, बेनिफिट साबित होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्लियर कर दी हैं चीज़ें तो आपको पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? तो 70 नंबर का तो आपका जीएस आने वाला है और सामान्य अध्ययन की जीके आने वाला है और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस आपका देखिए सामान्य हिंदी 14 नंबर की आने वाली है, रीजनिंग 8 नंबर की आएगी, कंप्यूटर आपका 8 नंबर का आएगा सामान्य इतिहास 8 नंबर का, सामान्य भूगोल 8 नंबर का, सामान्य अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स आपका 8 नंबर का सामान्य राजनीति शास्त्र 8 नंबर का, समसामयिक यानी कि करंट करंट अफेयर्स 8 नंबर का और कुल अंक हो गए कितने 70 ठीक है? तो 70-70 कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस पोर्शन में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो उत्तराखंड तो मेन हो ही गया, उत्तराखंड के बाद आपने हिंदी आप कर सकते हैं, हिंदी को अपना जिसका अच्छा है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है? रीज़निंग में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, कंप्यूटर भी ईज़ी आता है, कंप्यूटर में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। करंट अफ़ेयर्स देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप इसमें जो मेन-मेन चीज़ें हैं वो आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है? यानी पॉलिटी में तो ईज़िली क्वेश्चन हो जाते हैं, इकोनॉमी ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, इतिहास भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो देखिए जिसमें आपको कम समय लगता है, जिसका सिलेबस कम है, तो आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो आप स्ट्रैटेजी बना के करेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? तो डिटेल आपका ये सिलेबस है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल में बताना संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अ, बाकी जो मेन-मेन चीज़ें हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आपको ये भी बता दिया है कि देखिए, कुटुंब न्यायालय होते हैं, वहाँ थोड़े से काम कम होता है, प्रेशर कम रहेगा, बट सिविल न्यायालय में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, ठीक है? देखिए, काम तो दोनों ही जगह ज़्यादा होगा बट एज़ कंपैरिज़न करें तब मैं बता रहा हूँ। बट कुटुंब न्यायालय में फिर पोस्टें भी कम है ना? उसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा बाकी आपका आप क्या आपने क्या चूज़ किया है, आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका लेवल क्या है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ठीक है?
तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपकी जो भी समस्या होगी उसको बताइएगा, ठीक है? देखिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अच्छी सारी जितनी भी पोस्टें हैं सारी ही बहुत अच्छी हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है और आपको आपके करियर की जो शुरुआत है उसमें आपको अगर इस तरह की जॉब मिलती है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? बाकी आप अपनी तैयारी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को फाइनल टचअप दीजिए क्योंकि आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे होंगे, बस आपने जो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपने अब फ़ोकस करना है, ठीक है? समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त में आपका इसका पेपर होने वाला है, डेट आपको दे दी है, तो लगभग 2 महीने का समय आपके पास है, तो जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। 2 महीने अच्छे से अगर आपने तैयारी कर ली है, आपका जो जो पीछे का जो बेस है वो अच्छा है, तो आप इज़िली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिल सकें। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।